तो इस फिल्म की शुरुआत एलन से होती है, जो रात के वक्त विंडो के पास खड़ी अजीब रिचुअल करके किसी को बुला रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके बुलाने पर यहाँ एक शैडो आ भी जाता है, जिसने उससे कहा कि तुमने मुझे जगाया है, अब तुम बस मेरी हो। एलन ने भी हाँ में सर हिलाया और ऐसा करते ही अगले ही पल एलन किसी और दुनिया में पहुंच गई, जहाँ पर एलन और वो मिस्टीरियस क्रिएचर एक दूसरे के करीब भी आए। और फिर अचानक वो क्रिएचर एलन को टॉर्चर करने लगी। उससे पहले कि एलन उसके जुर्म से मर जाती, उसकी आंख अपनी दुनिया में अपने बेड पर खुल जाती है। खैर, अब सीन्स यहाँ से कट होकर काफी सालों बाद हम एलन को उसके हस्बैंड थॉमस के साथ देखते हैं। एलन ने अभी कुछ अर्सा पहले शादी की है। थॉमस यानी एलन का हस्बैंड एक रियल एस्टेट एजेंट है और आज उसे कंपनी की तरफ से ट्रांसिल्वेनिया जाने का ऑर्डर मिला है। उसे ट्रांसिल्वेनिया जाकर अपने क्लाइंट काउंट और लॉक के लिए एक घर ढूंढना था। काउंट और लॉक ये काम अपना खुद नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी बूढ़ा था। एलन नहीं चाहती थी कि थॉमस उसे छोड़कर जाए, पर मजबूरी थी। वो जाने से पहले एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक की फैमिली के पास छोड़कर जाता है। जाने से पहले एलन ने उसे बताया था कि उसे आजकल डरावने नाइटमेयर्स आते हैं और उसे लगता है कि अगर थॉमस उससे दूर गया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन थॉमस ने यहाँ उसे समझाया कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। एलन ने थॉमस को अपने बालों वाला एक लॉकेट भी दिया, जो उसे हमेशा जल्दी वापस आने की याद दिलाएगा। सीन कट होकर अब हमें एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने गेट एक पेंटाग्राम बनाकर बहुत सारी लाइट्स जलाकर कुछ रिचुअल कर रहा है। ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये आगे जाकर पता चलेगा। खैर, अब दिखाया जाता है कि थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच गया था। वहाँ के लोकल लोगों से जब उसने ट्रांसिल्वेनिया में काउंट और लॉक के कैसल का रास्ता पूछा तो सभी उसकी इस बात को सुनकर घबरा गए और सबने उसे मशवरा दिया कि तुम काउंट और लॉक के पास मत जाना। यहाँ पर तो काउंट और लॉक का नाम लेना भी बहुत बुरा माना जाता है। रात में थॉमस इन्हीं लोगों के पास स्टे करता है। आधी रात को उसकी आंख अजीब शोर से खुलती है। बाहर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक लड़की को घोड़े पे बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। उस लड़की ने कुछ भी पहना नहीं हुआ था। फिर वो लड़की उतरी और एक कब्र खोलते हुए उसने एक आदमी के दिल में खंजर स्टैब कर दिया। उसके मुंह से खून निकला और यहीं पर थॉमस की भी आंख खुल गई और ऐसे हमें पता चला ये सब उसका ख्वाब था। अब उसकी आंख खुली चुकी थी तो उसने अपना सफर दोबारा कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर जाकर वो क्या देखता है, या पूरा गांव खाली है। ये बात अजीब थी कि रातों रात गांव के सभी लोग कहाँ जा सकते हैं। रास्ते में अब उसका टकराव एक टांगा गाड़ी से हो जाता है। शुक्र था कि वो इस एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन उसने देखा कि दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। शायद ये टांगा उसे ही लेने आया था। वो चुपचाप इस टांगा के अंदर बैठ गया, लेकिन इस टांगा में बैठते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन फिर भी उसकी यही कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने क्लाइंट से मिल ले। फाइनली अब वो काउंट और लॉक के कैसल में पहुंच भी गया था। यहाँ पे हर जगह बहुत अंधेरा था। उसे डर लगने लगा था। सामने खड़ा काउंट और लॉक भी बहुत डरावना दिख रहा था। इस टाइम हमें तो काउंट और लॉक को नहीं दिखाया गया, लेकिन थॉमस के एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा है कि वो काउंट और लॉक से डर रहा है। काउंट और लॉक ने थॉमस से कहा, तुम बहुत लेट हो, मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं आई और आज के बाद तुम मुझे काउंट और लॉक नहीं कहोगे, आज के बाद तुम मुझे माय लॉर्ड कहोगे। अब काउंट और लॉक थॉमस को कुछ खाने को ऑफर करता है। डरते हुए थॉमस जब उसके सामने ब्रेड काट रहा था तो उसकी उंगली भी कट गई। फौरन उसका हाथ काउंट और लॉक ने पकड़ लिया और उसे बोला कि मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। उसका ये कहना था कि वहाँ थॉमस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आया तो कैसल में कोई भी नहीं था, काउंट और लॉक भी नहीं। वो और भी ज्यादा घबरा गया। तब काउंट और लॉक उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था थॉमस को समझ नहीं आई। काउंट और लॉक ने उसे बताया कि ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और इस कॉन्ट्रैक्ट में बस ये लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी के जरिए एक घर खरीद रहा हूँ, तुम इस पर साइन कर दो बस। थॉमस को अच्छी वाइब नहीं आई थी, लेकिन उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट थी तो उसने साइन कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पे थॉमस को सिर्फ अपना नाम और नोस्फेरातो का नाम समझ आया था। नोस्फेरातो काउंट और लॉक का ही दूसरा नाम था और कॉन्ट्रैक्ट पर नोस्फेरातो क्यों लिखा हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद नोस्फेरातो ने इन्हीं काउंट और लॉक ने थॉमस से थॉमस का लॉकेट मांगा, जिसके अंदर एलन के बाल थे। थॉमस को लगा शायद वो देख कर दे देगा, लेकिन काउंट और लॉक ने उसे लॉकेट वापस नहीं किया। कुछ देर गुजर गई, थॉमस ने अब उसे लॉकेट वापस मांगा और यहाँ से जाने की इजाजत मांगी। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये सब जो हुआ था क्या उसका ख्वाब था या सच था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा। इस टाइम
उसकी बॉडी के ऊपर किसी के दांत काटने का निशान भी था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। यहाँ जबकि नोस्फेरातु को दिखाया जाता है जो उस लॉकेट को लेकर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था और उसके अंदर वो बार बार एलन का नाम ले रहा था, जिससे समुद्रों पार एलन भी पोजेस हो रही थी। अपना ये काम करने के बाद अब काउंट ओरलॉक आता है थॉमस के पास और उसे बेहोश करके उसे दांत काट के उसका खून पीने लग जाता है। और यहाँ रिवील हो जाता है कि काउंट ओरलॉक असल में एक ड्रैकुला है, एक वैम्पायर है। दूसरी तरफ एलन, जिसको नोस्फेरातु यानी ड्रैकुला ने अपनी पावर्स से पोजेस कर लिया था, उसकी हालत को देखते हुए थॉमस के दोस्त की फैमिली बहुत परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी सारे इलाज किए और उन्हें लगा कि शायद एलन को कोई मेंटल इलनेस है। पोजेस हालत के बाद जैसे ही एलन होश में आई तो वो इस बात से परेशान होने लगी कि न जाने थॉमस कैसा होगा, क्योंकि थॉमस को गए काफी टाइम हो गया था और थॉमस ने अभी तक उसे कोई लेटर भी नहीं लिखा था। दूसरी तरफ थॉमस अपनी जान बचाने की कोशिश में था। जब नोस्फेरातु उसकी नजरों से इधर उधर होता है तो वो उसके कैसल से भागने की कोशिश करता दिखाया जाता है। अब वो डॉक्टर जो एलन का इलाज करने आया था, उसी डॉक्टर को किसी और पेशेंट का भी इलाज करते दिखाया जाता है और ये पेशेंट वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में अपने गिर्द अजीब तरीके से दायरा बनाए रिचुअल्स करते हुए देखा था। उसने पूरे कमरे में अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाई हुई थी। यहाँ वो भी पोजेस हालत में डॉक्टर फ्रेडरिक को बताता है कि मेरा लॉर्ड काउंट ओरलॉक है। ये कहते ही वो डॉक्टर फ्रेडरिक के ऊपर हमला कर देता है, जैसे वो उसका खून लेना चाह रहा हो। साफ मतलब था कि वो ड्रैकुला यानी काउंट ओरलॉक का एक गुलाम था जो उसके लिए इंसानों का खून जमा करता था। इस टाइम वो ज्यादा खून शायद इसलिए इकट्ठा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि काउंट ओरलॉक अब यहाँ जल्द ही आने वाला है। सीन कट होकर हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जिनको कुछ लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। थॉमस के जिस्मों के निशान देखकर इन्होंने पता चला लिया कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नोस्फेरातु है। वो उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और इलाज के बाद जैसे ही थॉमस को होश आया वो उठ खड़ा हुआ। उसे दिल में कुछ अजीब फील हो रहा था। उसने एलन से मिलने जाना था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे कहा कि कुछ देर आराम करो, पर नहीं, वो तो एलन से मिलने के लिए इस बीमारी में ही उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब काउंट ओरलॉक भी अपने कॉफिन में बंद होकर थॉमस के ही शहर की तरफ निकल चुका है और वो साथ साथ कुछ पढ़ भी रहा है जो दूसरी तरफ दूर बैठी एलन सुन पा रही है। दूसरी तरफ वो आदमी जो काउंट ओरलॉक की पूजा करता था वो भी जान जाता है कि काउंट ओरलॉक अब रास्ते में है। थॉमस के शहर आने वाली एक शिप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे चूहों ने तबाही फैलाना शुरू कर दी है और यही तबाही अब थॉमस के शहर में भी फैल जाएगी, क्योंकि काउंट ओरलॉक जहाँ भी आता है वहाँ पे प्लेग यानी वबा और बीमारी फैलती है। ये चूहे शिप में मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाते हैं और एक आदमी समझ आता है कि ये चूहे काउंट ओरलॉक के कॉफिन से निकल रहे हैं। वो जाकर काउंट ओरलॉक का कॉफिन खोलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ काउंट ओरलॉक ने उसे ही पकड़कर मार खाया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब एलन का इलाज करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर भी आए थे। यहाँ पर अब एलन को बांध के रखा गया था। एलन डॉक्टर को बताती है कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है और आजकल तो मुझे फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। कभी कभार मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे मेरे कान में कोई बोल रहा हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आती। साथ ही साथ उसे बहुत ही डरावने ख्वाब भी आते थे जिनसे वो हमेशा डरकर उठ जाया करती थी। बात करते करते ही एलन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी बॉडी में जोर से झटके लगने लग जाते हैं। इस टाइम पर डॉक्टर फ्रेडरिक उसको जोर से एक निडल चुभोते हैं जिसका उसे दर्द महसूस ही नहीं हो पाता और वो समझ जाते हैं कि इस टाइम भी एलन की सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली गई है। और यहाँ से उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि एलन को कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि उसको किसी और पावर ने पोजेस किया हुआ है। डॉक्टर ने जब ये बात दूसरे डॉक्टर को और थॉमस के दोस्त को बताई तो वो लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और आधी रात में अचानक से एलन को होश आ जाता है। होश में आते ही वो भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोल देती है, जहाँ वो देखती है कि एलन बेहोश पड़ा है। सीन इसी पॉइंट पे दिखाया जाता है कि काउंट ओरलॉक की शिप भी खराब हालत में इस शहर के पोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जहाँ आते ही वहाँ के सारे चूहे निकलकर इस शहर में फैलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो आदमी जो काउंट ओरलॉक की पूजा करता था वो भी जल्दी से अपने सेल से निकलकर काउंट ओरलॉक से मिलने के
के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अब थॉमस का दोस्त और डॉक्टर फ्रेडरिक थॉमस के इलाज में लग चुके थे। दिन ब दिन अब शहर की हालत बिगड़ती जा रही थी। चूहे पूरे शहर में बीमारी फैला चुके थे, लोग मर रहे थे, खाने की भी यहाँ पर कमी हो चुकी थी। जबकि यहाँ अब काउंट ओलॉ और उसके गुलाम की बातें हम सुन पाते हैं, जहाँ वो कह रहा था कि मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि एलन खुद मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाए। वो गुलाम उसे कहता है जैसा आपका हुक्म नॉसफेरातो। और यहाँ हमें पता चलता है कि लैटिन लैंग्वेज में नॉसफेरातो वैम्पायर को कहते हैं, इसीलिए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी नॉसफेरातो लिखा गया था काउंट और लॉक की जगह। दूसरी तरफ शहर में बढ़ती हुई लोगों की मौत डॉक्टर फ्रेडरिक और उसके सारे डॉक्टर साथियों को मुसीबत में डाल देती है। डॉक्टर चेक करते हैं कि इन लोगों के जिस्म पर चूहों के काटने के निशान तो थे भी, साथ ही साथ किसी इंसान के काटने के निशान भी थे, और इन लोगों के जिस्म में खून बचता ही नहीं था। एक पूरे इंसान के जिस्म का खून पीना चूहों के बस की बात नहीं है। इस सारे सिलसिले में वो काउंट और लॉक के गुलाम से बात करना चाहते थे, लेकिन वो तो अपने सेल से पहले ही गायब हो चुका था। उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन नॉसफेरातो इस शहर में आया था। अब हर गुजरते दिन के साथ थॉमस को भी डरावने ख्वाब आने लगे थे, और वो ख्वाब में ही एलन को अपने से दूर जाने को कह देता है। इसी रात एलन भी पोजेस हुई अपने बिस्तर से उठकर विंडो के पास चली जाती है और उससे कोई शैडो मिलने के लिए आता है। ये शैडो किसी और का नहीं बल्कि नॉसफेरातो का ही था, जिसने एलन को बताया कि थॉमस ने एलन को नॉसफेरातो को बेच दिया है और उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किया था। एलन ये बात मानने को तैयार नहीं थी, और सच में थॉमस ने उसे किसी को बेचा भी नहीं था। नॉसफेरातो ने धोखे से जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया था वो असल में एलन को उसके हवाले करने का ही कॉन्ट्रैक्ट था। वो अब एलन से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है और एक ही चॉइस है, या तुम मेरे पास आ जाओ या फिर तुम अपने अपनों को यानी थॉमस और अपनी फैमिली को खो दो। जहाँ पर नॉसफेरातो एक बहुत अजीब बात भी कहता है एलन से। वो कहता है तुम भी जानती हो कि तुम एक पूरी इंसान नहीं हो और इंसानों के साथ तुम जिंदगी गुजार नहीं सकती, इसीलिए शराफत से तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। जवाब में एलन उसे कहती है कि अब मैं थॉमस से ही प्यार करती हूँ और थॉमस के अलावा इस टाइम मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। इन सारी बातों के बाद एकदम से एलन की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये सब एलन के ख्वाब में हो रहा था। उसके पास जो थॉमस के फ्रेंड की वाइफ लेटी हुई थी, उसके पूरे जिस्म को चूहों ने काट लिया था और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। सुबह होने पर फ्रेडरिक अपनी वाइफ की मौत पे बहुत ज्यादा दुखी था। वो यहाँ एलन से शेयर भी करता है कि उसके जिस्म पे किसी इंसान के काटने के निशान है। एलन समझ गई थी कि ये नॉसफेरातो का काम है, लेकिन वो फ्रेडरिक को ये नहीं कह पाती क्योंकि फ्रेडरिक को इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं था। यहाँ एलन थॉमस के दोस्त से पूछती है आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? तब वो जवाब देता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी बचकाना बातों पे बिलीव भी नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम पागलपने के ड्रामे करती हो। और इसी पॉइंट पर वो एलन से कहता है कि तुम और थॉमस अब अपने घर जा सकते हो। दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक अब उसी जगह आए हैं जहाँ पर नॉसफेरातो का गुलाम रहता था। वो यहाँ पर नॉसफेरातो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आया था और फाइनली उसे एक बुक मिल जाती है जिसमें वो आदमी नॉसफेरातो के बारे में लिखा करता था। इसमें लिखा था कि जहाँ जहाँ नॉसफेरातो जाता है वहाँ चूहे और वबा फैल जाती है और लोग मारे जाते हैं, तबाही फैल जाती है और शहर तबाह हो जाते हैं। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक नॉसफेरातो को अपने डिमांड वाले इंसान न मिल जाए। उसे याद आती है अब एलन की बीमारी, यानी वो समझ गया था कि नॉसफेरातो एलन के पीछे आया है और अब एलन के साथ साथ थॉमस की भी जान खतरे में है। वो ये बात बताने के लिए फौरन एलन और थॉमस के पास जाता है। अब यहाँ थॉमस जिसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, वो इस शहर की खराब हालत को देखकर इस शहर को छोड़ जाने का फैसला करता है। और इस पॉइंट पर एलन थॉमस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि नॉसफेरातो इस शहर में आ चुका है और वो सिर्फ मेरे पीछे आया है। उसने बताया कि मेरे पास कुछ साइकिक पावर्स थी जिसकी वजह से मैं इंसानों के अलावा दूसरी एंटिटीज से कनेक्ट कर पाती थी, उनसे बात कर सकती थी, और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने नॉसफेरातो को बुलाया। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हम देख चुके हैं। वो बताती है कि शादी से पहले मैंने नॉसफेरातो से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया था, लेकिन फिर मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली, और इस सब में मैं अपना वादा नॉसफेरातो से भूल गई और नॉसफेरातो अब मेरे से अपना वादा पूरा करवाने ही आया है। ये सब बताते ही एलन की तबीयत बिगड़ जाती है, उसकी बॉडी में झटके लगने लग जाते हैं, आंखें उसकी ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। समझ लें कि वो पूरी तरह पोजेस हो गई थी और उसकी ऐसी हालत को देखने के बावजूद भी थॉमस उसकी केयर करना बंद नहीं करता, यानी उसे एलन के पास से कोई मतलब नहीं था। वो आज भी जी रहा था और उसे आज एलन से प्यार था। वो एलन को जोर से गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि वो एलन को कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ ये दोनों काफी देर तक एक साथ रहते हैं।
दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक, जो नॉस्फेरातु को खत्म करने की रिसर्च कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि नॉस्फेरातु को खत्म करने का कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय एलन के। यानी एलन के अलावा नॉस्फेरातु को कोई भी नहीं मार सकता। अगले दिन खबर मिलती है कि थॉमस के दोस्त की वाइफ के साथ उसके बच्चे भी अब मारे गए थे, वो भी उसी वबा से। उनके फ्यूनरल पर थॉमस और एलन दोनों आए, जहाँ पर डॉक्टर फ्रेडरिक ने थॉमस से बोला कि अब वक्त आ गया है नॉस्फेरातु को खत्म करने का। वो प्लान करते हैं कि वो दिन के वक्त नॉस्फेरातु का कॉफिन खोलकर उसके दिल में स्टैब करके उसे खत्म कर देंगे, जिसके बाद अब वो एलन से भी मिलते हैं। वो जानते हैं कि नॉस्फेरातु को मारने में एलन का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने यहाँ एलन से कहा कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना है और मैं इस दौरान थॉमस को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखूंगा। यानी डॉक्टर फ्रेडरिक का प्लान वो नहीं था जो वो थॉमस के साथ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे सीन कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है कि थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और दूसरे डॉक्टर नॉस्फेरातु के कॉफिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने सुसाइड कर ली थी दुख में। इस खबर ने थॉमस को बुरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उन्हें यहाँ से मूव ऑन करना पड़ता है क्योंकि उन्हें मिशन पूरा करना था। जबकि घर पे दिखाया जाता है कि थॉमस के जाने के बाद एलन किसी दुल्हन की तरह सज जाती है। फाइनली थॉमस और उसके साथियों को भी नॉस्फेरातु का कॉफिन मिल जाता है। ये लोग उस कॉफिन के अंदर स्टैब करके अपनी तरफ से नॉस्फेरातु को मार देते हैं, लेकिन कॉफिन खोलकर पता चलता है कि उसके अंदर तो नॉस्फेरातु था ही नहीं, बल्कि यहाँ नॉस्फेरातु का गुलाम था। और हम जानते हैं कि नॉस्फेरातु इस टाइम किसके बुलाने पे और कहाँ गया है। वो असल में एलन के बुलाने पर एलन के पास गया था। नॉस्फेरातु के एलन के पास आते ही एलन नॉस्फेरातु से कहती है कि मैं अब अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारी हूँ। ये कहते ही नॉस्फेरातु उसे गले लगा लेता है और उसकी चेस्ट पे स्टैब करके उसका खून पीना शुरू कर देता है। नॉस्फेरातु एलन का खून पीते पीते खो जाता है और इसी टाइम पर सुबह हो जाती है। सुबह का सूरज निकल जाता है और नॉस्फेरातु को इस चीज का एहसास भी नहीं होता। एलन खिड़की के पास ही नॉस्फेरातु को लेकर खड़ी रहती है। सूरज की रोशनी जैसे ही नॉस्फेरातु पे पड़ती है, नॉस्फेरातु जलने लग जाता है और धीरे धीरे वो यहाँ पर मर भी जाता है। उसके मरते ही अब एलन आजाद हो गई थी। वो जैसे ही जाकर बेड पे लेटी तो खुद भी मर गई, क्योंकि उसके अंदर का सारा खून तो नॉस्फेरातु पी चुका था। जैसे ही थॉमस घर आता है तो उसे नॉस्फेरातु के साथ साथ एलन की भी लाश बेड पे मिलती है और ये देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। दिखाया गया था कि जैसे ही नॉस्फेरातु मरा था, उसके मरते ही इस शहर से वबा का सारा सीन खत्म हो चुका था। चूहे भी इस शहर से जादुई तौर पे गायब हो गए थे। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।